एक लड़की जो अभी सिर्फ 18 सालों की थी, अचानक उसकी मौत हो गई, जबकि वो बिल्कुल तंदुरुस्त थी। उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 18 साल की लड़की अपने ही घर में मरी हुई पाई जाती है? आखिर इसे किसने मारा था और क्यों मारा था? सच में अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो आपका भी दिल दहल उठेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको एक ही बहुत अच्छा सबक देने वाली है और मुझे उम्मीद भी है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मेरा नाम है करुण और आप देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट की एक और कमाल की स्टोरी। एक दौसा गांव जो कि राजस्थान में स्थित है। ये आज की स्टोरी वहीं से ही है। 16 फरवरी 2021 के दिन। इस दिन कोरोना के चलते बहुत सी शादियां अटकी हुई थी। जब लॉकडाउन ओपन किया गया तब शादी में सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को ही अनुमति दी गई थी। हालांकि कुछ ऐसे राज्य भी थे जहां पर शादियों में 100 लोगों को भी आने की मंजूरी दे दी गई थी। कोरोना के कम होते ही जब लॉकडाउन ओपन हुआ, उसके बाद जो यहाँ पर शादी के इवेंट्स थे, इनमें गवर्नमेंट ने 200 लोगों को बिल्कुल छूट दे दी कि आप अगर शादी करना चाहते हैं तो उसमें 200 लोगों को बड़े ही आराम से बुला सकते हैं। अब लॉकडाउन को खुले 10 महीने हो चुके थे और धीरे धीरे करके सारी पाबंदियों को हटा दिया गया था। इससे पहले जो लॉकडाउन में शादियां हुई थी उसमें ना तो 200 लोग, ना ही 100 लोग और ना ही 50 लोग, उसमें सिर्फ घर घर के ही मेंबर्स हुआ करते थे और शादी जैसे फंक्शन को निपटा दिया जाता था। अब यहाँ पर इस लड़की की शादी थी। जी हाँ, इसका नाम था पिंकी सैनी, जो सिर्फ अभी 18 सालों की थी और दौसा इलाके के एक छोटे से ही गांव से इस पिंकी की बारात आने वाली थी, मतलब कि दूल्हा आने वाला था। शंकर लाल, जो कि पिंकी सैनी के पिता थे, उन्होंने बारात का अच्छे से स्वागत किया। जिनकी उनकी हैसियत थी उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही करके मेहमानों का सम्मान किया। जब बारात पिंकी सैनी के घर पर पहुंची और पिंकी भी अब लाल जोड़े में एकदम सजी हुई थी। पिंकी की कुछ फ्रेंड्स जो कि पिंकी के साथ ही थी, उन्होंने बारात को देखते ही, दूल्हे को देखते ही पिंकी के साथ कुछ हंसी मजाक करने का सोचा और वो हंसी मजाक कर भी रहे थे। लेकिन पिंकी को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पिंकी ने अपने दूल्हे को भी देखा और उसके साथ की सहेलियां उसके साथ मजाक भी कर रही थी। लेकिन यहाँ पर पिंकी के चेहरे पर एक छोटी सी भी मुस्कान की झलक नहीं आई। भले ही पिंकी ने ब्यूटी पार्लर से तैयार होने के लिए मेकअप करवाया था कि उसका चेहरा कुछ खिला खिला दिखे, लेकिन पिंकी यहाँ पर मेकअप करवाने के बाद भी वो खुश नहीं लग रही थी। उसका चेहरा ही एकदम उदास सा लग रहा था। ना तो पिंकी अपनी सहेलियों का कोई जवाब दे रही थी और उसके घर वालों ने भी उससे बहुत से क्वेश्चंस पूछे। उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम थोड़ा सा तो मुस्कुराओ, लगना चाहिए कि तुम्हारी शादी है, तुम खुश नहीं हो। लेकिन पिंकी ने इन सब बातों का एक भी जवाब नहीं दिया। पिंकी के चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि पिंकी किसी गहरी चिंता में डूबी हुई है। कुछ ना कुछ तो ऐसी बहुत ही सीरियस बात है जिसे लेकर पिंकी अभी किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करना चाहती। खाना खाते समय जो पिंकी का दूल्हा था उसने भी पिंकी से बहुत बार पूछा, उसके साथ हंसी मजाक करने की कोशिश की, लेकिन पिंकी का कोई भी रिएक्शन नहीं था। वो बस एकदम चुप ऐसे बैठी थी जैसे मानो उसने अपने होठ ही सिल रखे हों। गुमसुम हुई पिंकी को देखकर सभी लोग यही अंदाजा लगा रहे थे कि शायद अपने माँ बाप के प्यार का मोह पिंकी से अभी नहीं छूट पा रहा है। लगता है वो शायद इसी वजह से थोड़ी दुखी है। फेरों के टाइम पर भी पिंकी ऐसे ही बैठी रही जैसे गुड़िया को बिठा दिया जाता है। यहाँ पर फेरे हुए, अब शादी हो चुकी थी और अगला दिन आ चुका था, यानी कि 17 फरवरी 2021 के दिन सुबह पिंकी भी विदा हो गई। पिंकी अपने ससुराल पहुँच चुकी थी। वहाँ पहुँचने के बाद भी पिंकी का चेहरा एकदम वैसा का वैसा ही था। कोई भी खुशी, हंसी या उस चीज की कोई झलक पिंकी के चेहरे पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसके पति ने भी उससे बहुत सी चीजें पूछी, उसे हंसाने के लिए बहुत कुछ किया, उसका मूड बदलने के लिए भी बहुत कुछ किया, लेकिन वो या तो बोल ही नहीं रही थी या फिर सिर्फ हाँ और ना का ही जवाब दे रही थी। इसकी सास ने, ननंदों ने भी पिंकी से बहुत बार पूछा कि कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, हम किसी न किसी बात को तो सुलझाएंगे ही। लेकिन यहाँ पर भी पिंकी का मुंह नहीं खुला। पता नहीं वो बोलना ही नहीं चाहती थी या फिर कुछ ऐसी बात थी जो अपने ससुराल वालों को ही नहीं बताना चाहती थी। अब ये बात तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है, जब एक लड़की अपने ससुराल पहुंच जाती है तो 2 या 3 दिन बाद वो वापस अपने मायके जाती है। ऐसा ही कहा जाता है कि ये भी कोई रस्म होती है। वैसे ही पिंकी 2 दिन बाद अपने मायके वापस आ चुकी थी। मायके में आ जाने के बाद उसकी माँ सहित कई औरतों ने उससे उसके ससुराल के बारे में, उसके पति के बारे में पूछा, लेकिन पिंकी ने किसी भी बात का जवाब ढंग से नहीं दिया।
शंकर लाल सैनी जो कि उसके पिता थे और बाकी के घर के सदस्य ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि पिंकी को आखिर परेशानी क्या है। अगर उसे कोई किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं थी तो आखिर इसे परेशानी किस चीज की है। पिंकी के घर वालों ने उसकी सहेलियों से भी इसके बारे में पूछा, लेकिन सहेलियों ने भी कुछ नहीं बताया क्योंकि उन्हें भी कुछ नहीं पता था। अब यहाँ पर कुछ दिनों में पिंकी के ससुराल वाले और उसका पति पिंकी को वापस लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही 21 मार्च को पिंकी घर से गायब हो गई। जी हाँ, पिंकी अपने घर में नहीं थी, उसे ढूंढ रहे थे लेकिन पिंकी का कोई भी नामो निशान नहीं था। जब परिवार वाले घर से बाहर निकले और पिंकी को ढूंढना शुरू किया, अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछा, तब पता चला कि पिंकी तो अपने आशिक के साथ भाग चुकी है। जी हाँ, जिसका नाम था रोशन। रोशन भी डोसा का रहने वाला ही था। ये रोशन यहाँ पर पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका था। रोशन के जो पिता हैं रामजी लाल, ये पार्षद पहले रह चुके हैं और अभी फिलहाल जिम ट्रेनर हैं। पिंकी जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग चुकी थी तब पिंकी के ताऊ पुलिस स्टेशन पहुंचे और कंप्लेंट ये दर्ज करवाई कि पिंकी को किसी ने किडनैप कर लिया है। और इस तरफ पिंकी और रोशन ये डोसा से भागकर जयपुर पहुंच चुके थे। सच में ये दोनों इतने ज्यादा चालाक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोर्ट में अपील दर्ज की। इन्होंने अपील ये दर्ज की कि हम लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और हाई कोर्ट ने इन्हें अनुमति भी दे दी क्योंकि ये दोनों अब बालिग हो चुके थे और अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे। साथ ही पुलिस को निर्देश दिए कि पिंकी और रोशन को सुरक्षा दी जाए। 1 मार्च का दिन और रोशन पिंकी को लेकर वापस अपने घर दौसा पहुंचा। पिंकी वापस दौसा आ चुकी थी और इस बात की जानकारी पिंकी के माता पिता को भी मिल चुकी थी। पिंकी के कुछ घर वाले रोशन के घर पहुंचे, रोशन को बहुत तोड़ा, यानी कि उसकी थोड़ी मार पिटाई की और पिंकी को लेकर वापस घर आ गए। इस पर रोशन ने इनके अगेंस्ट यानी कि पिंकी के परिवार वालों के अगेंस्ट पास ही के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि पिंकी ऐसे ऐसे किडनैप हो चुकी है। अब यहाँ पर एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है सच में जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसीलिए वीडियो को आगे जरूर देखना। 3 मार्च के दिन, जी हाँ 3 मार्च की आधी रात को एक अधेड़ उम्र का आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने पैंट शर्ट, पैरों में चप्पल डाल रखी थी, बाल एकदम बिखरे हुए थे और दाढ़ी एकदम बड़ी हुई थी। वो जो आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचा था वो एकदम थका हुआ लग रहा था। यहाँ पर आधी रात का टाइम था और एक हवलदार टॉर्च लिए और हाथ में डंडा लिए पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। उसने टॉर्च उस आदमी के मुंह पर मारी और पूछा कि तुम यहाँ पर आधी रात को क्या कर रहे हो, क्या काम है। उसने कहा मुझे तुम्हारे बड़े साहब से मिलना है। हवलदार ने फिर पूछा कि तुम आधी रात को बड़े साहब से मिलना क्यों चाहते हो। उसने कहा कि भाई मेरी लड़की की हत्या हो चुकी है। ये बात सुनते ही वो हवलदार एकदम चौंक उठा और उस आदमी को पुलिस स्टेशन के अंदर ले गया। खून की बात सुनकर पुलिस वाले एकदम दहल चुके थे और पास ही पड़ी कुर्सी के पास इशारा करके पुलिस वाले ने कहा कि तुम यहाँ पर बैठो और बताओ कि क्या हुआ। उसने कहा मेरा नाम शंकर लाल सैनी है और मैं रामपुर के इलाके का रहने वाला हूँ। ये बात सुनते ही उस पुलिस वाले को ये याद आया कि 2-3 दिन पहले ही तो पिंकी का अपहरण हुआ था, वो भी शंकर लाल की ही बेटी थी और ये मामला किसी रोशन नाम के आदमी के ऊपर लगाया गया था। ये बात पुलिस वाले को याद आते ही पुलिस वाले ने पूछा क्या तुम वही शंकर लाल हो जिसकी बेटी का अभी 2-3 दिन पहले अपहरण हुआ था। शंकर लाल ने कहा जी हाँ वही पिंकी है जो मेरी बेटी थी। पुलिस वाले ने कहा कि तुम्हारी बेटी का खून कैसे हुआ। तो शंकर लाल ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर बैठा हुआ पुलिस वाला भी अपनी सीट से खड़ा हो उठा। जी हाँ, शंकर लाल ने कहा कि मैंने ही मेरी लड़की को मारा है और उसकी डेड बॉडी मेरे ही घर पड़ी है। यहाँ पर पुलिस वाले को मामला गंभीर लगा और दूसरे पुलिस वालों को इस बात की जानकारी दी। सूचना मिलने पर कुछ पुलिस वाले शंकर लाल के घर पहुंचे। शंकर को भी पुलिस अपने हिरासत में लेकर उसे उसी के घर ले गई और वहां पर एक लड़की का शव पड़ा हुआ था जो कि असल में पिंकी सैनी ही थी। पोस्टमार्टम के लिए पिंकी के डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद पिंकी का दाह संस्कार कर दिया गया। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर खूनी पुलिस स्टेशन में खुद ही आकर बोल रहा है कि हाँ मैंने ही मेरी लड़की को मारा है। पुलिस वालों को सबूत की भी अब क्या जरूरत थी, तो इसीलिए पिंकी का संस्कार कर दिया गया। शंकर लाल की पूछताछ के बाद पिंकी के परिवार वालों को भी 6 मार्च के दिन गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार की थी। शादी के 5 दिन बाद ही पिंकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग चुकी थी। तो ये बात इसके पिता के माइंड में खनक चुकी थी कि भाई मेरी लड़की ऐसे ऐसे 5 दिन बाद ही उसकी शादी के बाद भाग चुकी है, तो इसीलिए जो मेरी इज्जत है वो एकदम डूब चुकी है।
बदनामी के डर से और अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए पिंकी के पिता ने अपनी ही लड़की का खून कर डाला। इनकी फैमिली भी कुछ ऊंचे प्रकार की नहीं थी। पिंकी के पिता एक सब्जी का ठेला लगाया करते थे और इनके परिवार में इसकी माँ के साथ इसकी 4 बहनें और भी हैं। पिंकी 18 साल की थी और ये अपनी 12th पास कर चुकी थी और 2 साल से ही जिम ट्रेनर रोशन के साथ इसका अफेयर चल रहा था। पिंकी रोशन से दिल से ही प्यार करती थी, इसीलिए वो रोशन के साथ घर बसाना चाह रही थी। पिंकी के घर वालों को जब ये बात पता चली कि पिंकी किसी के साथ रिलेशन में है, तो पिंकी को समझाने की उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की। उसे ये भी समझाया कि वो लड़का हमारी जाति का, हमारी बिरादरी का नहीं है, लेकिन पिंकी नहीं मानी। तो घर वालों ने उस पर बंदिशें लगाना शुरू कर दी। घर वालों की रोक टोक और बंदिशों के बावजूद भी पिंकी के मन में रोशन के लिए प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बल्कि प्यार बढ़ता ही गया। इस प्रेम प्यार को बिल्कुल ही खत्म करने के लिए शंकर लाल ने अपनी लड़की की शादी के लिए बातचीत करनी शुरू कर दी। अपनी लड़की की शादी के लिए शंकर लाल ने अपने परिवार वालों से जिनसे भी बात होती वो उन्हें कहता कि कोई लड़का है तो हमें जरूर बताना, हमने हमारी लड़की की शादी करनी है। आखिर एक दिन ऐसा आया कि पिंकी का रिश्ता तय हो ही गया। पिंकी इस रिश्ते के बिल्कुल ही खिलाफ थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। घर वालों के कड़े पहरे के कारण पिंकी अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पा रही थी। जब कोरोना का संक्रमण कम हुआ और लॉकडाउन खुला, तब पिंकी के पिता ने शादी की डेट फाइनल करवाई। 16 फरवरी 2021 के दिन मुकेश के साथ पिंकी की धूमधाम से शादी कर दी गई। पिंकी इस शादी के बिल्कुल ही खिलाफ थी, लेकिन घर वालों के दबाव के कारण उसे अपने दिल पर पत्थर रखकर मुकेश से शादी करनी ही पड़ी। वो अपने घर से विदा तो हो चुकी थी, लेकिन वो अपने दिल से रोशन को बिल्कुल भी नहीं निकाल पाई। जब ससुराल से पिंकी वापस पहुंची अपने मायके, तब पिंकी के सपने जागने लगे कि अब वो आजाद हो जाएगी और रोशन के साथ वो कहीं भागकर अपना घर बसा लेगी। 21 तारीख के दिन जब उसके ससुराल वाले पिंकी को लेने के लिए आने वाले थे, तब वो कुछ बहाना बनाकर अपने घर से निकली और रोशन के पास पहुंची। पिंकी को देखकर रोशन का प्यार भी एकदम जाग उठा और वो दोनों दौसा गांव से एकदम बहुत दूर चले गए। वो राजस्थान में जाकर बस गए। उन्होंने कोर्ट में भी अपील की, उन्होंने पुलिस वालों से सुरक्षा भी मांगी। जब कोर्ट ने इन दोनों को साथ रहने की इजाजत दे दी थी, तब वो वापस दौसा पहुंचे। दौसा आते ही पिंकी का अपहरण कर दिया गया। ऐसी एक रिपोर्ट पुलिस थाने में भी दर्ज करवाई गई थी। 3 दिन तक पुलिस वालों को पिंकी के ना मिलने से पुलिस वाले भी परेशान हो चुके थे और एक दिन ऐसा आया कि उसके पिता ने ही उसका कत्ल कर दिया। ये खबर जब अखबारों में छपी और न्यूज में आने लगी, सच में लोगों का तो दिल दहल उठा था। एक पिता जब अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है, उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है, फिर वो कैसे उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर सकता है। ये सच में एक रुला देने वाली स्टोरी है। जी हाँ, सच में एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है, हर कोई यही सोचता है। सच में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपने पहले कभी ये स्टोरी सुनी है तो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर नहीं सुनी तो यार कमेंट में पिक मी जरूर लिख देना। क्या इसके पिता ने एकदम सही किया? लड़की की शादी हो चुकी थी, लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी के बाद भाग चुकी थी, तो इसीलिए उसके पिता ने उसका खून कर दिया। एक ऐसा केस जिसे आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा और शायद ही आपने इस जैसा सिमिलर केस कभी सुना होगा, क्योंकि आज मैं जिस केस के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये केस कोई मर्डर का केस नहीं है, बल्कि ये एक फर्जी केस है कि कैसे इस दुनिया में ऐसे भी लोग बैठे हैं कि वो एक फर्जी पुलिस वाला बन जाते हैं या फिर ISF का मेंबर बन जाते हैं। ऐसे ही किसी केस के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक लड़की जिसने बिना डरे फर्जी IFS का मेंबर बन चुकी थी और मेंबर बनते ही उसने कई जगहों की पुलिस को ये विश्वास दिलाया कि वो IFS की मेंबर है। आइए जानते हैं वो औरत कौन थी और ऐसा वो क्यों कर रही थी। जिस केस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो केस नोएडा का है। बात है 30 मार्च की। नोएडा के SSP वैभव कृष्ण अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। वो SP मीत जायसवाल के साथ जो भी अपराध हुए थे, जो भी उनकी फाइल्स थी, उनके साथ बैठकर डिस्कस कर रहे थे।
उनके ऑफिस के बाहर कुछ अर्दली और पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए थे। वो सभी पुलिस ऑफिसर्स और जो भी वहाँ पर लोग बैठे हुए थे वो एसएसपी से मिलने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान पुलिस एस्कॉर्ट के साथ एक मर्सिडीज गाड़ी वहाँ पर पहुंची। मर्सिडीज पर लाल बत्ती लगी हुई थी और उस गाड़ी से एक आदमी उतरा। आदमी जब उस गाड़ी से उतरा उसने हाथ में लैपटॉप और डायरी ली हुई थी। जब वो आदमी मर्सिडीज गाड़ी से उतरा वो उसके दूसरी तरफ गया और उसने उस गाड़ी का दूसरा गेट खोला। उस मर्सिडीज कार से एक लेडी बाहर निकली। उस लेडीज की उम्र करीब 32-33 साल की रही होगी। उसने जीन्स और पूरी बाजू की टी शर्ट पहनी हुई थी और जो मर्सिडीज थी उस पर लाल बत्ती लगी हुई थी। जो वहाँ पर पुलिस वाले बैठे थे वो ये देखकर समझ चुके थे ये जो महिला है ये कोई बड़ी ऑफिसर है। वहाँ पर जो एसएसपी ऑफिस के बाहर गार्ड बैठे हुए थे वो उससे पहले अपने साहब को जाकर बताता इस महिला के बारे में कि कोई आया है। इतने में ही वो गाड़ी से उतरते ही तेजी से एसएसपी ऑफिस के पास ही जाने लगी और जाते ही उसने कहा क्या एसएसपी अंदर बैठे हैं? उस कांस्टेबल ने कहा यस मैम, एसएसपी साहब अंदर ही बैठे हैं, वो अभी मीटिंग में हैं। वो जो महिला उस कार से निकलकर एसएसपी के ऑफिस के पास गई थी वो तुरंत ही उस मीटिंग रूम में अंदर चली गई। जब वो महिला मीटिंग रूम के अंदर गई उसने जाते ही जो सामने एक आदमी बैठा हुआ था उसे हेलो करने के लिए हाथ बढ़ाया। साथ में कहा हेलो वैभव, आई एम जोया खान, ऑफिसर ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस। एसएसपी वैभव अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने सबसे पहले यही कहा जोया मैम, आपसे मिलकर सच में मुझे बहुत खुशी हुई। एसएसपी ने जोया को इशारा करते हुए कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और साथ में उसने ये कहा कि मैडम अभी तक तो आपके मुझे ईमेल ही मिले थे और 1-2 बार फोन पर ही बात हुई थी, मुलाकात आज पहली बार हो रही है। वहाँ पर जोया खान ने कहा वैभव, तुम्हें तो ये बात पता ही है कि फॉरेन सर्विसेज में कितनी मारामारी रहती है। हमें आधा समय तो विदेशों में और आधा समय यहाँ पर इंडिया में रहना पड़ता है। जोया ने अपनी जॉब के बारे में, अपनी ऊंची पोस्ट के बारे में ये बताते हुए कहा कि मैं एक आईएफएस ऑफिसर हूँ। आजकल जो मेरी पोस्टिंग है वो यूनाइटेड नेशंस में है और पास ही में एक कुर्सी पर एसपी विनीत जायसवाल बैठा हुआ था। उसने तुरंत ही पूछा कि मैडम आप कौन से बैच से हैं? जोया ने उस एसपी की ओर नजर उठाकर देखा, फिर उसकी जो एसपी बैठा हुआ था उसकी वर्दी के ऊपर नजर डाली और जो उसकी नेम प्लेट होती है, जो उसका बैच था, उस पर नजर डाली। वो देखते ही उसने अजीब से तरीके से जवाब दिया। साथ में जवाब देते हुए उसने कहा 2007 बैच। एसएसपी वैभव ने कहा कि एसपी विनीत, तुम भी अपनी हर जगह इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देते हो। एसएसपी ने साथ ही जोया खान को ये कहा कि मैडम आप क्या लेंगी, चाय, ठंडा या फिर कॉफी? जोया ने कहा कि ऐसी कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं है, फिर भी हम एक दूसरे के साथ पहली बार मिल रहे हैं तो इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ कॉफी पीने में कोई हर्ज नहीं है। एसएसपी ने बेल बजाई और पहले पानी उसके बाद कॉफी लाने के लिए कहा। जो वहाँ पर कर्मचारी था वो पहले ही पानी का गिलास वहाँ पर रख गया था। इस बीच जो एसएसपी था और जो जोया खान थी ये दोनों कई केसेस के बारे में आपस में बातें कर रहे थे। बीच बीच में वहाँ बैठे एसपी वीर जायसवाल भी अपनी बात कह देते थे। कुछ ही देर बाद जो वहाँ का अर्दली था वो कॉफी लेकर आया। ये जब दोनों कॉफी पी रहे थे उस टाइम जोया खान ने कहा वैभव, मेरी गाड़ी में कुछ तोड़फोड़ हो गई थी, इसकी रिपोर्ट भी मैंने पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा रखी है, लेकिन आपकी पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। एक बार तुम अपने स्तर पर इस केस के बारे में देखना कि क्या कुछ हो सकता है। एसएसपी ने जोया को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि कोई बात नहीं मैडम, इस केस को मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। जोया जब कॉफी की आखिरी सिप ले रही थी उसने कप खाली किया और वो कुर्सी से उठी। साथ ही उसने एसएसपी को कहा कि वैभव, हमारी जो पहली मुलाकात थी ये सच में बहुत अच्छी रही। एसएसपी अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और जोया खान से हाथ मिलाते हुए यही कहा, नाइस टू मीट यू मैडम। जोया जब एसएसपी से मिली वो तुरंत ही वापस उसके चैम्बर से बाहर निकली और फुर्ती से अपनी गाड़ी के पास पहुंच गई। बाहर पहले से ही लैपटॉप, डायरी, जो बैग उसने एक आदमी ने ले रखा था, उसने तेजी से आगे बढ़कर कार का गेट खोला और जोया खान उस गाड़ी में बैठ चुकी थी और जो वो गाड़ी थी वो सायरन बजाती हुई पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी के पीछे पीछे चली गई। जोया के जाने के बाद एसपी वीर जायसवाल ने एसएसपी साहब से कहा, सर आप अगर बुरा नहीं माने तो मैं आपको क्या एक बात कह सकता हूँ?
एसएसपी वैभव ने कहा, हाँ बताओ क्या चीज है, क्या कहना चाहते हो तुम। एसपी ने यही कहा, सर ये जो जोया खान है मुझे इस पर शक है। ये जो जोया खान है 2007 बैच की बता रही हैं और उनकी उम्र करीब 32-33 साल की लगती है। इसका मतलब क्या जब वो 20-21 साल की थी आईएफएस ऑफिसर बन चुकी थी। एसएसपी ने यही कहा कि विनीत, मुझे तुम्हारी बातों में कुछ दम लग रहा है। जब मैं जोया खान से बातें कर रहा था तो मुझे वहाँ पर भी कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। उनकी जो बात करने का तरीका था या फिर उनका जो बिहेवियर था वो कुछ मुझे भी अजीब लग रहा था। एसपी ने कहा, सर ये जो जोया खान है इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन निकाल लेता हूँ, जो भी बात होगी वो सामने तो आ ही जाएगी। साथ ही एसएसपी वैभव था, उसने अपने कुछ ऑफिसर्स को जोया खान के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह चुका था। साथ ही जो साइबर एक्सपर्ट टीम होती है उन्हें जोया खान की ईमेल को चेक करने के लिए कहा, इस पर जांच पड़ताल करने के लिए कहा गया। ये जो ईमेल एसएसपी के पास भेजी गई थी जोया खान के थ्रू, वो इससे मिलने से कुछ ही दिनों पहले भेजी गई थी। साइबर एक्सपर्ट टीम ने जो जोया खान ने ईमेल भेजा हुआ था उस पर जब जांच की, उन्हें ये पता चला कि वो मेल तो फर्जी है। इसके अलावा दूसरी पुलिस टीम को जोया खान के बारे में ऐसी कई इंफॉर्मेशन, ऐसी कई बातें पता चली कि ये बात तो पुख्ता हो चुकी थी कि जोया खान जो है वो फर्जी आईएफएस ऑफिसर बनकर घूम रही है। सारी जगह से जब जोया खान के फर्जी होने की इंफॉर्मेशन पता चल चुकी थी, तब जोया खान को नोएडा पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ करना शुरू किया। तब जो भी उसने जाल बिछा रखा था, जिन जिन पुलिस ऑफिसर से वो आईएफएस ऑफिसर बनकर बात कर रही थी, वो सारी बातें अब यहाँ पर सामने आ चुकी थी। जो नोएडा की पुलिस थी, ये पूछताछ करने के बाद जोया खान, उसका पति हर्ष प्रताप सिंह को 4 अप्रैल 2019 में अरेस्ट कर लिया था। पुलिस ने जोया के पास से यूनाइटेड स्टेट का फर्जी डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड, 2 लैपटॉप, जो पिस्टल होती है, पिस्टल जैसी दिखने वाला एक लाइटर, वायरलेस वॉकी टॉकी, 4 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, बैंक कार्ड, पैन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और यूएएन का लोगो लगा हुआ मर्सिडीज कार और नीली बत्ती जिस पर लगी हुई थी एसयूवी महिंद्रा कार, ये सारी चीजें, ये गाड़ी, फोन, लैपटॉप, वॉकी टॉकी, जो लाइटर था, जो गन जैसा दिखाई देता था, वो ये सारी चीजें पुलिस यहाँ पर इन दोनों से बरामद कर चुकी थी। फर्जी आईएफएस ऑफिसर जोया खान और उसके पति से यहाँ पर अब पूछताछ की जा रही थी और इनकी पूछताछ में जो कहानी बाहर निकलकर सामने आई, सच में वो बहुत ही चौंका देने वाली कहानी थी। जो ये जोया थी वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहने वाली थी। मेरठ का जो कैंट इलाका है उसमें तिवारी कंपाउंड में उसके पिता का एक आलीशान बंगला है। उसके पिता एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं। उनका मेरठ के फेमस बाजार में एक फेमस क्लिनिक भी है। जो जोया के पिता डॉक्टर हैं, उनकी जो रेपुटेशन है, उनके पास जो पैसा है वो सच में बहुत है, रेपुटेशन भी इनकी बहुत अच्छी है। कायदे से जो जोया खान है ये एक रिच फैमिली से बिलोंग किया करती थी। जो इसके पिता थे उन्होंने डॉक्टरी के पेशे से बहुत अच्छी कमाई अपने पास इकट्ठा करके रखी हुई थी। डॉक्टर खान की 2 बेटियां थी। जो बड़ी बेटी थी वो थी जोया खान। जोया ने मेरठ के ही स्कूल से अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। इसके बाद उसने दिल्ली से ग्रेजुएशन की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस से जोया खान ने एमए की। सन 2007 में दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने की तैयारी करने लगी थी। इसके लिए जोया खान ने बहुत सी कोचिंग भी ली थी। बाद में उसने यूएसए की ओर से सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी दिए थे, लेकिन वो इन एग्जाम्स में कामयाब नहीं हो पाई। करीब 6-7 साल पहले जब जोया खान मेरठ गई थी अपने माँ बाप के पास, तो उसने वहां जाकर अपनी माँ को ये बताया था कि वो हर्ष प्रताप सिंह के साथ शादी करेगी। उस पर जब उसके पिता डॉक्टर खान ने ये कहा और साथ ही जब उसकी माँ ने कहा कि तुम जो हर्ष प्रताप सिंह है तुम उसके माँ बाप से हमें मिलवा दो, लेकिन जोया ने कभी अपने माँ बाप से हर्ष के माँ बाप के साथ कभी मेल मिलाप करवाया ही नहीं था। और आखिर जोया ने नवंबर 2013 में हर्ष प्रताप सिंह के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। हर्ष प्रताप जो था ये उस टाइम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब किया करता था और उसने उस टाइम पर बैंक की नौकरी छोड़कर सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी करने लगा था। शादी के बाद हर्ष प्रताप सिंह ने सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स भी दिए, लेकिन वो भी इसमें सफल नहीं हो पाया।
हर्ष प्रताप सिंह के जो पिता थे वो उत्तर प्रदेश में एक सरकारी विभाग में जॉइंट कमिश्नर हैं। जोया खान जो थी इसने अपनी लाइफ में बहुत सी पढ़ाई हासिल कर ली थी। वो बहुत सी स्टडी ऐसी थी जो जोया खान कर चुकी थी। उसकी जो तमन्ना थी वो एक आईएफएस ऑफिसर बनने की ही तमन्ना थी, लेकिन वो जब एग्जाम देती थी वो कभी उन एग्जाम्स को क्लियर ही नहीं कर पा रही थी। तो जब जोया खान अपने एग्जाम्स में फेल हो रही थी उसे ये लग रहा था जो उसका ड्रीम है, जो उसका सपना है वो उसके हाथों से निकलता जा रहा है। जो उसका पति हर्ष था वो भी सिविल सर्विस के जब एग्जाम्स दे रहा था उसमें भी वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। करीब 2 साल पहले जोया जब अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश कर रही थी उसने एक फर्जीवाड़ा करने की योजना बनाई। उसने इंटरनेट पर यूनाइटेड नेशन सर्विसेज जितने भी इससे संबंधित सारी जानकारी थी वो ये इकट्ठा कर चुकी थी। इसके बाद जोया खान ने GoDaddy डोमेन से फर्जी ईमेल आईडी सिक्योरिटी की यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसलिंग .org के नाम से अपनी आईडीज बनवा ली थी और उसे रजिस्टर भी करवा लिया था। इसके लिए जोया ने यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वो लोग थे वो सारी सूचनाएं जो भी थी वो फर्जीवाड़ा के थ्रू लिंक्ड करवा चुकी थी। उसके बाद जोया खान ने खुद का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी काउंसलिंग कार्ड और विजिटिंग कार्ड ये सब वो उसने बनवाए थे। जोया ने खुद का एक डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड भी बनवाया था। इसमें जोया खान ने खुद को न्यूक्लियर पॉलिसी अफसर बताया गया था। इसमें जो जोया खान की पोस्ट थी वो अफगानिस्तान में बताई गई थी। इसके बाद जोया खान ने उत्तर प्रदेश के एक जिले के एसपी को यूनाइटेड नेशन और ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसलिंग के नाम से ईमेल भेजकर पुलिस एस्कॉर्ट मांगी। जोया ने जब ये मेल किया पुलिस एस्कॉर्ट के लिए तब उसे भी यकीन नहीं हुआ कि वो जो मेल भेजा था वो एक्सेप्ट हो चुका है और उसे पुलिस एस्कॉर्ट वो जो थी वो उसे मिल चुकी थी। पुलिस की जो सुरक्षा थी उसमें जो जोया आया जाया करती थी हर चौराहे पर जो पुलिस कर्मचारी थे उसे जब सैल्यूट दिया करते थे जोया खान को सच में वो बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा था। जोया ने खुद को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया था। मेरठ में भी वो खुद को आईएफएस ऑफिसर बताया करती थी। वो किसी को भारतीय विदेश मंत्रालय में सचिव बताती तो किसी को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसलिंग की न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफिसर बताती। जोया ने जो जोया की मर्सिडीज गाड़ी थी उस पर यूनाइटेड नेशन का लोगो भी लगवा लिया था। जो उसकी एसयूवी कार थी उस पर वो नीली बत्ती भी लगा चुकी थी। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी के रूप में जोया खान मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, अलीगढ़, मुरादाबाद आदि ऐसी कई सारी जगहों पर एसपी और एसएसपी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सिक्योरिटी चीफ की ओर से मेल भेजकर वो सुरक्षा की मांग किया करती थी। जोया ने अपने मोबाइल में वॉइस कन्वर्टर एक एप्लीकेशन है वो भी डाल ली थी। वो इस ऐप के जरिए अधिकारियों से कभी आदमी की आवाज में कभी एक लड़की की आवाज में बात किया करती थी। उसी जिले के एसपी या फिर एसएसपी को मेल भेजने के बाद जोया खान उस अधिकारी को फोन करती है और उसी ऐप के जरिए वो आवाज बदलकर एक आदमी की आवाज में वो कहती है कि मैं विदेश मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी का जोया खान का पीए बोल रहा हूँ। मैडम यहाँ पर आपसे बात करना चाहती हैं। उसके बाद जोया खान एक लड़की की आवाज में उस अधिकारी से बात किया करती थी। वो फराटेदार इंग्लिश बोलकर जो जिस अधिकारी से वो बात कर रही होती थी उसे कई बार धमका भी दिया करती थी। पत्नी जोया के रुतबे के इस खेल में जो उसका पति था उसे भी अब खूब ज्यादा मजा आने लगा था। जोया जो भी ये क्राइम का खेल रच रही थी, जो खेल रही थी, उसे उस खेल में वो अपने पति को भी अपने साथ रखना चाहती थी। इसीलिए दोनों ने मिलकर एक रास्ता निकाला। इसके मुताबिक जोया आईएफएस अधिकारी बनकर गाड़ी की पीछे की सीट में बैठकर जाया करती थी और जो उसका पति था वो उसका कमांडो बनकर उसकी गाड़ी चलाया करता था और अपने पास एक लाइटर पिस्टल और एक वॉकी टॉकी रखा करता था। कार से निकलकर जब जोया किसी भी ऑफिसर से मिलने के लिए जाया करती थी तो हर्ष उसका लैपटॉप और उसकी डायरी उठाकर उसके पीछे चल दिया करता था। पुलिस की एस्कॉर्ट के सामने जोया ने कभी किसी को ये जाहिर नहीं होने दिया, न ही उसके पति ने ये जाहिर होने दिया कि ये दोनों पति पत्नी हैं। इस दौरान जब भी ये कहीं आया जाया करते थे पुलिस एस्कॉर्ट के साथ, तब जो हर्ष था वो जोया खान को मैडम बोलकर बुलाया करता था। अपनी पोल कभी ना खुल सके इसीलिए जोया अपनी कार चलाने के लिए किसी ड्राइवर की बजाय वो अपने पति को ही साथ रखा करती थी। ड्राइवर को रखने से जो भी वो फर्जी काम कर रही थी उसका खुलासा हो सकता था, इसीलिए वो ऐसा कभी भी नहीं करती थी।
जोया कभी भी अपने घर में किसी भी पुलिस ऑफिसर को नहीं आने दिया करती थी। इस बीच जोया अपने पति हर्ष के साथ ग्रेटर नोएडा के प्रिस्टर एवेन्यू सोसाइटी के एक फ्लैट लेकर रहने लगी। ये फ्लैट जोया ने 6,500 रुपए महीना किराए पर लिया था। इस सोसाइटी में भी जोया खुद को IFS ऑफिसर ही बताया करती थी। जोया हर महीने मेरठ भी आया जाया करती रहती थी। मेरठ में रहकर भी जोया पुलिस एस्कॉर्ट लिया करती थी। इसके लिए वो पहले ही SSP को यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक मेल भेज दिया करती थी। इस 26 मार्च को भी जोया मेरठ गई हुई थी और पुलिस सुरक्षा उसने ली हुई थी। इस दिन वो मेरठ के SSP नितिन तिवारी से भी मिली थी। वो कई जिलों के अधिकारियों को अपने निजी काम करवाने के लिए कहा करती थी। इसी साल जनवरी में ग्रेटर नोएडा में जब अपनी सोसाइटी में रह रहे थे और जब इनकी कार इनकी सोसाइटी में ही खड़ी थी, किसी ने इनके कार के शीशों को तोड़ दिया था। इस पर जोया खान ने नोएडा के ही SSP को शिकायत दर्ज करवाई थी और इस पर जोया ने मुकदमा भी एक दर्ज करवाया था। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने पर वो 30 मार्च को इसी सिलसिले में SSP से मिलने के लिए उसके ऑफिस गई थी। जोया खान से जो लैपटॉप बरामद हुआ था, जो मोबाइल का डाटा बरामद हुआ था, इसकी जांच नोएडा ATS टीम कर रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जोया का जो संबंध है वो अफगानिस्तान या फिर किसी और देश के साथ तो नहीं है। नोएडा में गिरफ्तारी के बाद जोया के खिलाफ मेरठ में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जिलों में भी जोया के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज करने की तैयारियां चल रही हैं, जहां पर जोया ने फर्जीवाड़े से पुलिस की सुरक्षा हासिल की थी। कहा जाता है कि जो जोया के माता पिता हैं और जो हर्ष के उसके पति के माता पिता हैं, उन्हें ये पता चल चुका था कि जोया फर्जी IFS ऑफिसर बनकर घूमती है। हर्ष के पिता ने उसे बहुत समझाया भी था, लेकिन सरकारी ऑफिसर का जो रुतबा था और जो पुलिस वाले उन्हें सैल्यूट किया करते थे, उसके आगे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा फील करवा रहा था। इसीलिए उसने अपने पिता की भी बात नहीं मानी। इसी फर्जीवाड़े के चलते इन दोनों पति पत्नी को जेल में भेज दिया गया और ये दोनों आज भी जेल में बंद हैं। इनके ऊपर अभी भी केस चल रहा है। देखो आगे क्या होता है। जैसे ही मुझे इनके केस के बारे में कुछ भी पता चलेगा, मैं आपको तुरंत ही बता दूंगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने पहले कभी ये स्टोरी कहीं पर सुनी हो तो भी मुझे इसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम ID ये रही, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वेट किस चीज का है यार, आइए और फटाफट इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर लीजिए। एंड पिछली वीडियो को शाउट आउट टॉप ट्रेंड्स TV को कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली स्टोरी के साथ।